Welcome to my YouTube channel Clean Chemistry. Today topic is stability of carbocation on the basis of plating. Previous lecture में हमने डिस्कस किया रिएक्टिविटी ऑफ बेंड बॉन्ड, उसके हमने 6 पॉइंट पे डिस्कस करे और उसके बेसिस पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को भी हमने डिस्कस किया। अब हम प्लेटिंग के बेसिस पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं प्लेटिंग क्या होती है। ऑल ऑफ द एटम्स लाई इन द सेम प्लेन can also be said for a portion of the molecules हो सकता है such as ring, atoms, group, bonds और other object lying within the same plane। क्या मतलब हुआ? इससे ये कहने का मतलब है कि सभी आपके पास एटम्स एक ही प्लेन में लाई करें। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एक BF3 मॉलिक्यूल है ना, तो BF3 मॉलिक्यूल के केसेस में मेरे पास सभी एटम्स क्या हो रहा है, लाई करें सेम प्लेन, मतलब 1 2 3 4 सभी मेरे पास क्या है, प्लेन में है। That means all the atoms lie in the same plane। सेम प्लेन में ही मेरे पास क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि मैं अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, ये आपके पास रहा मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल्स, तो 1 2 3 हाइड्रोजन है जो टच तो प्लेन को कर रहे, लेकिन फोर्थ वाला कहाँ चला गया, प्लेन से ऊपर। देखो इजिली फिंगर इंसर्ट हो रही है ना, तो ये आपके पास मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। जबकि जो BF3 मॉलिक्यूल्स होगा इजिली क्या करेगा, प्लेन में एग्जिस्ट करता है। तो ऑल ऑफ एटम्स सभी एटम्स हो या इनके ग्रुप ऑफ द एटम्स हो, कहां लाई करें, इन द सेम प्लेन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेनिटी। अब क्या जरूरी है कि आपके पास जो कंपाउंड है ओपन स्ट्रक्चर्स कंपाउंड ही प्लेनर हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है आपके पास। देखो साइक्लिक कंपाउंड ये बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग के भी सभी एटम्स क्या है, प्लेन में ही प्रेजेंट है। दैट मींस साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकता हूं प्लेनर होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 पाई बॉन्ड 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड सभी में क्या है, कॉन्जुगेशन है। दैट मींस ये रिंग मेरे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। तो जब भी मॉलिक्यूल आपके प्लेन में प्रेजेंट होगा मोर स्टेबल होगा, और जब प्लेन से ऊपर होगा स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर सरफेस पे बैठे हुए ना, तो जब सरफेस पे बैठे हुए तो आप बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा पुश किया जाए तो आप टिल्ट तो हो जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगी। और उसी आप प्लेन से उठाने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट मींस एनर्जी ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, अगर आपको किसी ने पुश किया तो फौरन क्या हो जाओगे आप, टिल्ट। तो क्यों? क्योंकि आप प्लेन से क्या जा रहे हो, ऊपर की ओर। तो प्लेन से ऊपर की ओर होने के कारण आपका मूवमेंट ज्यादा है, तो मूवमेंट ज्यादा होने के कारण स्टेबिलिटी क्या है, कम। क्यों? क्योंकि आपको चलने के लिए उठना तो पड़ेगा ना, ठीक है, और सोने के लिए क्या है, लेटना है। तो जो आप लेटे हुए हो तो क्या हो, प्लेन में हो। कितनी देर लेटे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 8 घंटे भी सो सकते हो, बिल्कुल प्लेन में हो, आप स्टेबिलिटी हायर है। जबकि अगर आपको 8 घंटे चलने के लिए कहा जाए तो 8 घंटे चलना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कहाँ चल रहे हो, प्लेन से ऊपर। तो ऐसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन बी इजीली अटेन प्लेनिटी। कैन बी इजीली अटेन प्लेनिटी इसलिए करता है। अब ओपन चेन के केसेस में मैंने अगेन एक एग्जांपल लिखा है, एक Br यहां पर, एक Br यहां पर, रिएक्शंस कराइए से HNO3 से। फर्स्टली अगर इस Br को रिमूव किया जाए यहां से, तो इस Br के रिमूव करने पर, या फिर इस Br को रिमूव किया, तो Br के रिमूव करने पर आपके पास क्या बना है, sp2 का अपन बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री। ऐसे किया हुआ देखो, ये Br क्या है, साइकिल से बाहर की ओर है। तो यहां पर जो आपके बना है एक्सोसाइक्लिक कार्बोकेटायन बना है, तो ये स्ट्रक्चर क्या आपके पास ओपन है ना, साइकिल के दौरान क्या आ रहा है, साइकिल से बाहर। तो यहां पर जो रोटेशन है, किसी भी हाइड्रोजन का आप रोटेशन कर लो, कोई सा भी हाइड्रोजन का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो जब ओपन स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, तो इजीली अटेन किया जा सकता है बॉन्ड एंगल 120। जैसे 120 होगा तो हमारे पास क्या होगा, इजीली स्टेबिलिटी को अटेन कर लेगा। क्या लिखा है, ओपन स्ट्रक्चर इजीली अटेन स्टेबिलिटी बिकॉज इजीली अटेन द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो sp2 हाइब्रिडेशन के लिए जो बॉन्ड एंगल होगा 120 इजीली अटेन हो जाएगा। बट इन केस अगर मैं इस वाले Br को रिमूव करता हूं, तो यहां पर जो कार्बोकेटायन बनेगा साइकिल में बनेगा, ठीक है। तो इस केसेस में मेरे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री। बट ये हाइब्रिडेशन मेरे पास क्या है, sp2। अब इस sp2 हाइब्रिडेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए था, 120, लेकिन कभी भी 120 हमारे पास पॉसिबल नहीं है।
दैट मींस यहां पर इजीली हमारे पास प्लेन टी को डेवलप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पे चेंज नहीं होगा। रोटेशन करो, जितनी आपके पास रिंग छोटी होगी उतना ही रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। दैट मींस यहाँ पर मेरे पास प्लेन टी क्या होगी, कम, जबकि यहाँ पे प्लेन टी क्या होगी, हायर। सेकंड कंडीशन ये है, अगर मैं बीआर को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूं तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या हो गया, बैंड बॉन्ड कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो बैंड बॉन्ड कॉन्सेप्ट होने के कारण इस कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हायर आएगी एज ए कंपेयर फॉर साइक्लिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट क्या लिखा, इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड प्लेनेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिपेंड्स अपॉन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यहां पे बोल रहा है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट इज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोर फ्लेक्सिबल और मोर प्लेनेटिव। कैसे, तो इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। एक 8 मेंबर लिखा है, ये आपके पास 8 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस पोजीशन को बोलते हैं ब्रिज हेड, इसको भी क्या बोलेंगे, ब्रिज हेड, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रिज पोजीशन। तो देखो ये तो आप दोनों मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसका हम बॉलिस्टिक मॉडल से देखते हैं ना स्ट्रक्चर। तो आपके पास ये रहा नोरपुरन सिस्टम है ना, ठीक है, नोरपुरन सिस्टम 1 2 3 4। तो आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये रहा 5 और 6 और ये रहा 7। तो ये कार्बोकैटायन का है यहाँ पे आपके पास, ये ब्रिज हेड और ये क्या कहलाएगा, ब्रिज। अब देखो ब्रैड रूल्स भी क्या बोलता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर जो कार्बोकैटायन होता है लेस स्टेबल होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू लैक ऑफ प्लेनेटिक। क्या, इसको अगर मैं बात करता हूँ ना, तो देखो पहले तो प्लेन में है ही नहीं है, प्लेन से ऊपर उठा हुआ है मॉलिक्यूल्स, प्लेन से क्या है, ऊपर की ओर उठा हुआ है मॉलिक्यूल्स, दैट मींस प्लेन से, ये देखो प्लेन से ऊपर की ओर है, ठीक है। अगर आप चाहो सर ऐसे रख दो, है ना, तो मैं ऐसे रख दूं मॉलिक्यूल्स को, तो भी क्या हुआ, जो सेंटर वाला मेरे पास एटम से वो टच हो रहा है, बाकी 1 2 और ये 3 एटम्स क्या प्लेन से ऊपर है। अगर मैं इसको प्लेनेटी डेवलप करना चाहूंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या होगी, प्लेनेटी। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो देखो इजीली फ्लेक्सिबल नहीं है, मैं से मूव करने की कोशिश करूंगा तो इजीली मूव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मैं 8 मेंबर की अगर बात करता हूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है आपके पास 8 मेंबर, ठीक है, वापस ब्रिज हेड पोजीशन, और ये क्या, ब्रिज, तो ब्रिज हेड रही और ये क्या रही आपके पास, ब्रिज। अब फ्लेक्सिबिलिटी देखें तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल इजीली मूवमेंट करता है, क्या मॉलिक्यूल मोर फ्लेक्सिबल है, क्यों, 8 मेंबर है। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो इस केसेस में भी बॉन्ड एंगल क्या है, परफेक्टली 120 है ही नहीं, क्योंकि देखो ये भी प्लेन से इधर ऊपर की ओर उठा हुआ है। ऐसे देखें तो भी सेम कंडीशन है। लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरह से प्रेस करूं तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा आपके पास, प्लेन में। दैट मींस यहाँ पे जो लगने वाला फोर्सेस है प्लेन के लिए वो क्या है, कम है। इसलिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इजीली प्लेनेटी को डेवलप किया जा सकता है एज ए कंपेयर फॉर जब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो, कम। तो अगर स्टेबिलिटी और हम इन दोनों की बात करते हैं तो जो 8 मेंबर रिंग रहेगी मोर स्टेबल रहेगी एज ए कंपेयर फॉर 7 मेंबर। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ना मेरे पास, ये रहा इधर, मतलब ये आपके पास ब्रिज रहा और ये क्या, ब्रिज हेड, तो ये भी क्या आपके पास ब्रिज हेड पोजीशन, तो आपके पास ब्रिज हेड पोजीशन। ऐसे देखो आपने जब 60 डिग्री यहां पे देखा तो साइक्लोब्यूटेन की केसेस में भी देख सकते हो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 120, लेकिन बॉन्ड एंगल फिर भी कितना है, 90 डिग्री। अब यहां पर आप चाहो रोटेशन कर लो तो ये बॉन्ड हमारे पास 90 डिग्री पर ही अरेंज है, इसलिए जो बॉन्ड का रोटेशन है वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है, कभी भी 120 मेंटेन नहीं किया जा सकता। मैंने लिखा है प्लेनेटी नॉट पॉसिबल, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस स्टेबल होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द रिंग, बिल्कुल इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द रिंग, आल्सो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा है कि 8 मेंबर रिंग मोर फ्लेक्सिबल होगी एज कंपेयर फॉर 7 मेंबर रिंग। प्लेनिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एक पॉइंट और लिखा है 5 और मोर देन 5 मेंबर रिंग मोर फ्लेक्सिबल एंड इजीली अटेन। 5 से ज्यादा 6 में देख सकते हो आप बेंचेड रिंग है, प्लस एक फॉर्म और है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म। साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म में एक एलिवेटेड कार्बन है, दूसरे डिप्रेस्ड है। तो यहां पर ये प्लेनिटी को डेवलप नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? ये देखो, ये चेयर फॉर्म बनाई मैंने साइक्लोहेक्सेन की ना, तो कैसी हुआ? ये प्लेटफॉर्म बैठने के लिए, ठीक है, ये आपके पास हेडरेस्ट मतलब पीछे वाला, और ये लेग्स आप सस्पेंडेड कर सकते हो ना। तो बैठने वाले कैसे बैठेगा? इस तरफ बैठेगा, ये पीछे पीठ वाला पोर्शन आ गया और ये पैर वाला। अब एलिवेटेड का मतलब होता है उठा हुआ, ठीक है, और डिप्रेस का मतलब नीचे। कैसे आपको पता चलेगा? तो देखो, इन दोनों अगर कार्बन की बात करता हूं तो ये सेम प्लेन में, लेकिन नीचे कौन सा कार्बन? ये वाला है ना, ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में, और नीचे कौन सा जा रहा है? ये। तो ये दोनों उठे हुए बोलेंगे एलिवेटेड, और ये क्या होगा? डिप्रेस। ऐसे ये दोनों मेरे पास क्या है? सेम प्लेन में, तो इससे नीचे कौन सा? ये, तो क्या कहलाएगा? डिप्रेस, और ये सेम प्लेन वाले क्या कहलाएंगे? एलिवेटेड, ऊपर उठे हुए ना। ऐसे इसकी बात कर लें तो ये दोनों सेम प्लेन में है, और ये मेरे पास क्या है? नीचे की तरफ, तो क्या हुआ? डिप्रेस। तो आप कैसे ले सकते हो इसको? देखो मॉलिक्यूल्स को, ये एलिवेटेड, डिप्रेस, फिर वापस उठा हुआ है, एलिवेटेड, फिर वापस नीचे डिप्रेस, एलिवेटेड उठा हुआ है, डिप्रेस, नीचे वापस क्या हुआ? एलिवेटेड। अब इस मॉलिक्यूल को अगर मैं ऐसा रखता हूं ना, ऐसे इजीली दिखेगा ना, तो इस केसेस में देखो प्लेन में है ही नहीं, 1 2 3 तीन तो प्लेन को टच कर रहे हैं, ये 1 2 और 3 टच है ना यहाँ से, और तीन प्लेन से ऊपर है 1 2 3, दैट मींस यहाँ पे प्लेनिटी डेवलप नहीं की जा सकती। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल्स में मैं एक डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो यहाँ पे सभी का हाइब्रिडेशन क्या था? sp3, यहाँ पे क्या आ गया? sp2 और ये भी क्या आ गया? sp2। दैट मींस इस स्ट्रक्चर के कंपेयर ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा प्लेन होने के कारण क्या होगा? मोर स्टेबल रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं पर कार्बोकेटाइन बनाता, ये लो, ये कार्बोकेटाइन बना दिया, इसका ही हाइब्रिडेशन ओनली क्या है? sp2 है, बाकी सभी का क्या है? sp3। जबकि इस केसेस में इन दोनों का है मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2, और इस कार्बोकेटाइन का भी क्या है मेरे पास? sp2। तो इसकी प्लेनिटी कंपेयर इसकी क्या है? इसकी ज्यादा है। इसी स्ट्रक्चर को मैंने हेक्सागोन फॉर्म में ऐसे भी लिखा है। सेकंड रीजन में है कि ये वाले मेरे पास पोजीशन कौन सी हुई? एलाइल पोजीशन गई ना, तो इसके थ्रू क्या होगा? इजीली रेजोनेंस में आ जाएगा। जब इजीली रेजोनेंस में आ जाएगा तो हमें पता है कि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतना ही हमारे पास कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। तो ये आपके पास कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी, जिसको हमने डिफाइन करा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेनिटी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल्स को भी हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स और हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है कि ब्रिज हेड पोजीशन नॉट अटेन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, सो लाइज स्टेबल अकॉर्डिंग टू ब्रैड रूल। देखो ब्रैड रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास ब्रिज हेड पोजीशन पे, तो ब्रिज हेड पोजीशन पे 120 डिग्री को अटेन नहीं किया जा सकता है। कैसे नहीं किया जा सकता है, इसको भी हम देखते हैं। ये मेरे पास 8 मेंबर रिंग है ना, तो ये आपके पास 8 मेंबर रिंग है ना, और ये मेरे पास 7 मेंबर रिंग है, तो मैं आपको पहले 7 मेंबर रिंग बता देता हूं ना। ये 7 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि अब ये वाली ब्रिज हेड है और ये क्या है मेरे पास? ब्रिज। इस कंडीशंस में अगर मैं इसे प्लेन में रखता हूं तो फर्स्ट थिंग तो प्लेन में है ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये स्पेस है बिल्कुल प्लेन से ऊपर उठा हुआ है ना। बोलो सर ऐसे नहीं, ऐसे रख लो, ऐसे रख लो। तो ऐसे कंडीशन में जब आप इसको रखोगे तो ओनली ये वाला कार्बन या एटम प्लेन को टच करा है, बाकी तीन क्या है मेरे पास? 1 2 3 प्लेन से ऊपर है। लेकिन फिर भी अगर मैं इसे प्लेनिटी बनाना चाहूँ तो मुझे इसे दबाना पड़ेगा। तो दबाने के लिए मुझे यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है। क्या लगाना पड़ रहा है? अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स को अगर मैं प्लेन में लेना चाहूँ ना, तो देखो प्लेन में लेने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। दैट मींस प्लेनिटी क्या होगी? इजीली अटेन नहीं होगी।
लेकिन अगर यही मेरे पास 8 मेंबर की बात करते हैं, जो कि आपके पास ये रहा, इसमें भी ब्रिज हेड है और ये कार्बन क्या है, ब्रिज। इस केसेस में भी प्लेनिटी नहीं है मेरे पास, तो लेक ऑफ प्लेनिटी, ये भी क्या है, प्लेन के ऊपर है ना। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से प्लेन मेंटेन करना चाहूँ तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, ये 1 2 और 3 तीनों को किस में लेना पड़ेगा, प्लेन में। तो प्लेन में लेने के लिए मुझे यहाँ पे फिर फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम हायर है, दैट मींस 8 है, यहाँ पर 8 है और इसमें कितने थे, 7। तो इसमें मुझे प्लेनिटी बनाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा कम लगाना पड़ेगा, तो इसमें प्लेनिटी मेरे पास इजीली मेंटेन हो जाएगी कंपेयर 7 मेंबर रिंग। इसलिए जो आपके पास 8 मेंबर रिंग होगी मोर स्टेबल होगी किससे, 7 मेंबर रिंग। इस पोजीशन को हम बोलते हैं ब्रिज पोजीशन और इसको बोलते हैं ब्रिज हेड पोजीशन। और एग्जांपल्स और देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे ये जो 1 से लेकर 5 तक एग्जांपल लिखे हैं मैंने, इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं। तो हमें तो पता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या होगा, लेक ऑफ प्लेनिटी अकॉर्डिंग टू ब्रैड रूल, तो उसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या रहेगी, कम रहेगी। अब देखते हैं, ये ब्रिज हेड पे है आपके पास, ये भी ब्रिज हेड पे है, तो फर्स्ट और फोर्थ तो पहले छोड़ो, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या है, ब्रिज हेड पे पोजीशन पे नहीं, दैट मींस क्या होगा, मोर स्टेबल। तो मेरे पास जो आपने लिखा है 5th वाला, इसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी मेरे पास, हायर। उसके बाद आपके पास ये भी ब्रिज हेड पे नहीं है, ठीक है, और ये भी ब्रिज हेड पे नहीं है। तो इन दोनों के केसेस में हमें देखना है कि सेकंड मोर स्टेबल है या थर्ड मोर स्टेबल। तो हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देख लो, इस केसेस में देखोगे 2 और एक क्या होता है 1, टोटल हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास 3। बट इस केसेस में देखोगे तो इस कार्बन से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा है जहां पे एक हाइड्रोजन है 1, इस कार्बन से डायरेक्टली ये वाला कार्बन जुड़ा है जहां पे हाइड्रोजन क्या है 1, तो इसकी 2 हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, जबकि इसकी क्या बन रही है 3। तो मेरे पास जो सेकंड होगा क्या होगा, मोर स्टेबल रहेगा, किससे, थर्ड से। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट, सेकंड, और ये आपके पास आ गया थर्ड। तो आपके पास अब कौन सा बचा है, फर्स्ट बचा है आपके पास, और आपके पास बचा है फोर्थ। फर्स्ट में भी ब्रिज हेड पर है और फोर्थ में भी क्या है, ब्रिज हेड पे, लेकिन कार्बन नंबर कितना है यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 7। तो मोर फ्लेक्सिबल, दैट इज मोर नंबर ऑफ कार्बन। तो इस केसेस में आपके जहां जो स्टेबिलिटी होगी वो फोर्थ की हायर होगी एज ए कंपेयर फर्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल सी के लिखा है, व्हेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 10। यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 10। एडमेंटियन रिंग में भी कितना है 10, ठीक है। कार्बन एटम एट सेम पोजीशन, सेम पोजीशन है क्या, ब्रिज हेड, बिल्कुल ब्रिज हेड, और ये भी क्या है ब्रिज हेड। स्टेबिलिटी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी आपको डिफाइन की जाएगी नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पर। लेकिन देखो आपने नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के लिए क्या करते हैं कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एट द अल्फा कार्बन है ना। तो यहाँ पर अगर अल्फा कार्बन देके काम करोगे तो नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्फा कार्बन के बाद बीटा पे भी जाना पड़ सकता है या गामा पर भी जाना पड़ सकता है। कैसे, हर एक के हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्टली इसकी कैलकुलेट करें, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अल्फा बीटा, तो इसके केसेस में ये क्या हुआ, अल्फा और बीटा, बीटा तक जा रहा हूं मैं ना। देखो इसको अगर मैं लिखता हूं अल्फा, तो ये लिखते हैं अल्फा प्राइम, बीटा तो इसको लिख देते हैं बीटा प्राइम, क्योंकि ये भी इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट। तो ये भी क्या होगा मेरे पास, ये अल्फा डबल प्राइम कर देता हूं इसको, और इसको क्या करता हूं बीटा डबल प्राइम। तो 2 + 2 4, फिर 2 + 2 कितना हो गया, 2 2 4 6 8 10 और ये 12। तो यहाँ पर जो हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी मेरे पास बनेगी 12। मैंने सभी क्या बीटा देख लिया है, ये आपके पास रहा अल्फा प्राइम, बीटा प्राइम, अल्फा बीटा, अल्फा डबल प्राइम और बीटा डबल प्राइम। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 2
3 4 5 6 6 से हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बना 12। इसमें भी देख लेते हैं। तो 1 2 और यहाँ पर एक क्या हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही मुझे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 12 तो आने से रहे। अगर अल्फा पोजीशन पे भी करता हूँ मैं तो 2 2 4 और 2 6 आ रही थी ना, और इसके अल्फा पोजीशन पे 2 + 2 4 और 1 कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना रहा 5। इसी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको लिखे मैंने अल्फा प्राइम, इसको क्या ले लूं अल्फा। इससे क्या हुआ बीटा प्राइम, तो इसको क्या ले लेता हूं पोजीशन को बीटा। इससे डायरेक्टली आपके पास ये जुड़ा है तो अल्फा डबल प्राइम और ये क्या लेता हूं बीटा डबल प्राइम। काउंट करते हैं 2 + 2 4। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये सिंगल हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर भी सिंगल हाइड्रोजन है। तो 4 + 2 कितना हो गया 6 6 और 2 मेरे पास कितना हुआ 8 8 और यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ 1। तो यहाँ पे हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी हो गई 9। तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दैट इज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो हमारे पास इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 और इसको क्या ले लेते हैं 3। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर फर्स्ट की हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना है 12। फिर आपके पास हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितना 9, इसकी थर्ड की, तो ये आपके पास थर्ड। और लास्ट में हमारे पास हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 5 है, किसकी डेकालेंस की। तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास सेकंड। तो ये प्लेटी के बेसिस पर हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो प्लेटी क्या होती है, किस तरह से हमें उसको यूज करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने देखे। उसी पॉइंट के बेसिस पर हमने एग्जांपल की स्टेबिलिटी को क्या करा डिफाइन किया। तो आपके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो टॉपिक्स कंप्लीट हुआ।